नमस्कार, संसद में आज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब, आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाला ये सत्र, जिसमें 8 बैठकें होंगी। 3 जुलाई तक सत्र चलेगा। प्रोटेम स्पीकर का आज शपथ होना है, नए सांसदों का भी शपथ होना है। कई मायनों में खास है ये पहला सत्र और सत्र का पहला दिन। प्रतिबिंब, जी हाँ, तमाम गतिविधियां हैं और क्या क्या गतिविधियां हैं एक नज़र सबसे पहले डाल लेते हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। 10 दिन तक चलने वाले सत्र में होगी 8 बैठकें। 3 जुलाई तक चलेगा सत्र। ओडिशा के कटक से सांसद भर्तृहरि मेहताब लेंगे प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। लोकसभा अध्यक्ष के चयन से पहले की जाती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ समारोह। लगातार 7 बार सांसद रहे हैं भर्तृहरि मेहताब। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मीडिया को करेंगे संबोधित, बताएंगे संसद के पहले सत्र की रूपरेखा। नए सदस्यों को भी दिलवाई जाएगी शपथ। 18वीं लोकसभा पहली बार चुने गए सांसदों का प्रतिशत 52। तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी मुख्य भूमिका संसद में विधेयकों और महत्वपूर्ण नीतियों और मामलों पर बहस और चर्चा में हिस्सा लेने से होती है। वे प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कामकाज की देखरेख करते हैं। और आज तो दिन खास है प्रतिबिंब, क्योंकि आज पहला दिन है और आज शपथ का दिन है, यानी कि आज उनके कार्य का जो उनका दायित्व है उसकी वो शपथ लेंगे। जी हाँ, उन्हें चुनने वाले लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, नवनिर्वाचित लोकसभा अपने पहले सत्र के लिए तैयार है और नए सदस्य अपनी नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संभालने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, हम कुछ प्रमुख संकेतकों पर नजर डालते हैं जो हमें 18वीं लोकसभा की संरचना को समझने में मदद करेंगे। कुछ ऐसे ताज़ा बदलाव क्या हैं जो इसे पिछली लोकसभाओं से अलग बनाते हैं, देखिए। तो आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के चुनावों में भारत के लोगों ने एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में विश्वास जताया। 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सीटें जीतकर गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार। विपक्षी दलों के गठबंधन ने 232 सीटें हासिल की। नवनिर्वाचित लोकसभा में 41 दलों के तमाम सदस्य हैं। हम बताएं, 2019 में संसद के निचले सदन में 36 दलों का प्रतिनिधित्व था। राष्ट्रीय दलों ने 346 सीटें जीती, जो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 64% है। राज्य दलों ने यानी रीजनल पार्टीज ने 179 सीटें जीती हैं, जो कुल सीटों का 33% है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हम ये बात कर रहे थे कि पिछली लोकसभा से इस बार की जो लोकसभा है उसकी संरचना जो है वो कैसे अलग है, भिन्न है। तो बता दें कि इस बार 18वीं लोकसभा में 281 सांसद यानी कि 52% ऐसे हैं जो कि पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में ये संख्या 267 थी और 2014 की बात करें यानी कि 16वीं लोकसभा, तो ये संख्या 314 सांसद पहली बार जीतकर सदन में पहुंचे थे। लेकिन इस बार 52% यानी कि आधा से ज्यादा ऐसे सांसद हैं प्रतिबिंब जो कि पहली बार संसद पहुंच रहे हैं चुनाव जीतकर। जी हाँ, जैसे कि हम पहले ही गतिविधियों में बता चुके हैं कि आज जो है शपथ दिलवाई जाएगी और आज और कल 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी और ये शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलवाई जाएगी। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, किस तरीके से उनका चुनाव होता है और उनके अधिकार क्षेत्र में क्या कुछ आता है। प्रोटम लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए।
प्रोटेम स्पीकर को कार्यवाहक स्पीकर भी कहते हैं। नवनिर्वाचित सदन में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बेहद खास होती है। वो नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और नए अध्यक्ष चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाते हैं। साथ ही वह यह भी देखते हैं कि नए मेंबर्स को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। प्रोटेम स्पीकर के पद को अस्थायी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए अस्तित्व में आता है। लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र में प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं तो लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य के नाम को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत होती है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के लिए नियुक्त किया है। आइए जानते हैं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब के बारे में। भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले भर्तृहरि मेहताब का जन्म 8 सितंबर 1957 को ओडिशा के अगबदा जिले में हुआ था। भर्तृहरि बचपन से ही राजनीतिक माहौल में रहे। इनके पिता डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। भर्तृहरि राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा नाम तो है ही, इसके साथ ही एक प्रख्यात लेखक भी हैं। उत्कल यूनिवर्सिटी के राविनशॉ कॉलेज से साल 1978 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भर्तृहरि मेहताब सक्रिय राजनीति में उतर गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने ओडिशा की कटक सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद तक का सफर तय किया। कटक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से रिकॉर्ड 7 बार चुनाव जीतकर भर्तृहरि संसद पहुंचे हैं। संसद में अपने शानदार वक्तव्यों की वजह से भर्तृहरि मेहताब को 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भर्तृहरि मेहताब ने कटक सीट से बीजेडी के संतरूप मिश्रा को हराया और अपनी सीट पक्की की। और आपको बता दें कि इस बार 18वीं लोकसभा की जो संरचना है उसमें बहुत कुछ खास है, नया है। बहुत सारे माइलस्टोन भी इस बार चुनाव में अचीव किए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें कुल 6 युवा चेहरे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। आइए एक नजर डालते हैं इन युवा चेहरों के राजनीतिक सफर पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून की तारीख खास बन गई। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ। रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मोदी के साथ ही 71 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा है टीडीपी के 36 वर्षीय राम मोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear. राम मोहन नायडू मोदी सरकार 3 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्रियों में से हैं। इन्हें चंद्रबाबू नायडू का बेहद करीबी माना जाता है। उनके पिता टीडीपी नेता हीरन नायडू भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र से आने वाली रक्षा निखिल खड़से की उम्र भी 36 साल है। इन्होंने भी मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रक्षा खड़से एकनाथ खड़से की बहू है। मंत्रिमंडल के युवा चेहरों में ही चिराग पासवान का नाम भी आता है। चिराग पासवान, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव में बिहार की हाजीपुर सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। यह सीट उनके पिता की परंपरागत सीट रही है, जहां से दिवंगत रामविलास पासवान 9 बार सांसद बने थे।
अब उनके बेटे चिराग पासवान पिता की सीट से जीतकर मंत्री बने हैं। चिराग पासवान की उम्र 42 साल है। मंत्रिमंडल के युवा चेहरों में ही शामिल है चौधरी जयंत सिंह। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God. जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह के पुत्र हैं। 45 साल के जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्री बनाए गए। युवा चेहरों में एक और नाम आता है अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। साल 2014 में मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करके अनुप्रिया पटेल पहली बार सांसद बनी थी। यह तीसरी बार है जब उन्हें राज्य मंत्री पद दिया गया है। एनडीए की इस सरकार में पश्चिम बंगाल से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से एक शांतनु ठाकुर है, जो मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as 41 साल के शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से सांसद हैं। 2019 में वो पहली बार सांसद बने थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एनडीए सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। 44 साल के मजूमदार पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। To the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. सुकांत मजूमदार को बीजेपी ने 20 सितंबर 2021 को पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष बनाया था। जी 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिला सांसद भी निर्वाचित हुई हैं, जो कि कुल चुने गए संसद सदस्यों का 14% है। 2019 में 78 महिला सांसद चुनी गई थी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनी गई 74 महिला सांसदों में से 16% महिला सांसद ऐसी हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, यानी कि 41% महिला सांसद। कुल 30 महिला सांसद पहले लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। जहां अन्य में से एक सांसद राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा में महिलाओं की संख्या में धीमी वृद्धि हुई है, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत अभी भी कई देशों से पीछे है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में 46%, ब्रिटेन में 35%, अमेरिका में 29% सांसद महिलाएं हैं। और इधर आपको बता दें कि मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को राष्ट्रपति भवन में हुआ। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट में इस बार 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है। जी हां, इसमें निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे और रक्षा खड़से शामिल हैं। इसके साथ ही सावित्री ठाकुर और नींबूबेन पंभानिया शामिल हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाली इन 7 महिला मंत्रियों के राजनीतिक सफर पर आइए एक नजर डालते हैं। निर्मला सीतारमण ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। On June 9, 2024, history was made at the iconic Rashtrapati Bhavan as 7 remarkable women took their oath of office, joining Prime Minister Narendra Modi's cabinet. Representative of Nari Shakti, these women ministers are set to shape the future of Indian governance. Nirmala Sitharaman, a stalwart of the BJP,
Having served as both defense and finance minister in previous administrations, Sitharaman is renowned for her expertise in economic reforms. Her historic third consecutive term as a minister underscores her pivotal role in the Modi government. Annapurna Devi, a testament to resilience and dedication. From being a homemaker to a member of parliament, Devi's journey exemplifies the power of determination. Her reappointment highlights her growing influence in Indian politics. Anupriya Singh Patel. Anupriya Singh Patel, leader of Apna Dal, Sonelal, brings a strong political foothold in Uttar Pradesh. Her victory in Mirzapur underscores her significance as a key ally for the BJP in the crucial state of Uttar Pradesh. शोभा करंदलाजे हेलो हैं राष्ट्रपति भवन की अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब जो हैं वो शपथ लेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें सीधे आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, लेकिन आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण समारोह। सीधी तस्वीरें आपके सामने। भर्तृहरि महताब जो कि लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, ओडिशा की कटक सीट से सांसद, प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। जी हाँ, यहाँ शपथ लेने के पश्चात और प्रोटेम स्पीकर बनने के पश्चात भर्तृहरि महताब आज और कल नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। फिलहाल तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवा रही हैं राष्ट्रपति भर्तृहरि महताब की महत्ता पर विचार करते हुए। आवाज़ कैसी है? अच्छा, बात सुनो, साउंड। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब जो इस बार बीजेपी के टिकट से संसद में पहुंचे हैं सांसद बनकर, वो शपथ ले रहे हैं प्रोटेम स्पीकर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलवा रही हैं प्रोटेम स्पीकर की, और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाते हैं तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को। और भर्तृहरि महताब ने शपथ ले ली है प्रोटेम स्पीकर की। अब हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भर्तृहरि महताब बीजेपी सांसद को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाई है, और यहाँ से निकलकर भर्तृहरि महताब संसद भवन पहुँचेंगे और वहाँ पर नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद का राजनीतिक अनुभव सांसद के रूप में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कार्यकाल सबसे ज़्यादा होता है, आमतौर पर उसे ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित किया जाता है। प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि कुछ समय के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति से, उनके चयन से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि जो नवनिर्वाचित या पुनः निर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलवाना, यानी कि आज की जो कार्यवाही संसद में होनी है उसको संपन्न कराना प्रोटेम स्पीकर का काम है। आपको बता दें कि भर्तृहरि महताब जो हैं वो 7 बार सांसद रह चुके हैं, लंबा कार्यकाल है उनका, लंबा राजनीतिक अनुभव है। 66 वर्षीय भर्तृहरि महताब 1998 से लगातार कटक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको अच्छा खासा अनुभव है। पिछली लोकसभा में वे सभापति के पैनल में भी शामिल थे। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब के बेटे भर्तृहरि ने हाल के वर्षों में पार्टी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी, आपको बता दें कि
कार्यप्रणाली को काफ़ी अच्छे से निभाते हुए अपना काम किया है। इससे पहले 2014 से 2019 तक लोकसभा में उन्होंने बीजेपी के नेता के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद फिलहाल वो जो है, हम बता दें कि इस बार बीजेपी के टिकट से कटक से ही जीतकर संसद पहुंचे हैं भर्तृहरि मेहताब। और प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो कोई वरिष्ठ सांसद होना चाहिए। जी हाँ, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ले ली है। अब वो यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे संसद भवन, और संसद भवन में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सांसदों को आज और कल वो शपथ दिलवाने वाले हैं। जी हाँ, घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद हमारे साथ वर्चुअली जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही विशिष्ट और विशेष दिन है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कितना विशिष्ट होता है पहला दिन किसी भी सदन के पहले सत्र के लिए? देखिए, किसी भी सदन के पहले सत्र के लिए आप अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट है, आ रही है जी, आ रही है ना आवाज? तो किसी भी सदन के नए सदन का जो पहला सत्र होता है जी, वो उत्सुकताओं से और संभावनाओं से परिपूर्ण होता है। और जो नए माननीय सदस्य आते हैं उनके मन में इस बात का बहुत बड़ा उत्सुकता रहती है कि ये काम कैसे होगा, और मैं एमपी या एमएलए बनने जा रहा हूँ। मुझे भी 7 बार इस बात का अनुभव प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो पहला दिन है और जो शपथ ग्रहण है, ये भारत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं, हम भारत की अक्षुण्णता के लिए निष्ठा व्यक्त करते हैं, और हमको इन पवित्र सदनों का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त होता है, उसकी ये शपथ होती है। तो ये उत्साहपूर्ण होता है और मन में आनंद देने वाला होता है, और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण बताने वाला होता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भर्तृहरि मेहताब जी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ले ली है। अगर हम प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष होते हैं उनकी बात करें तो इस पद का कितना महत्व है, और इसे लेकर जो अभी तक परिपाटी चली आ रही है उसके संदर्भ में कुछ बातें आप हमसे साझा कीजिए। इसके लिए कानून और प्रक्रिया में कोई प्रावधान नहीं है जी, लेकिन पहले जो स्पीकर बने थे पीजी मावलंकर साहब, उस समय से ये परंपरा उन्होंने व्यवस्था दी थी कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा सदन का, उनमें से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी। जैसे वरिष्ठ सदस्य है लेकिन वो मंत्रिमंडल में आ गया है, वरिष्ठ सदस्य है वो कोई और किसी स्थान पर चला गया है, तो उसके बाद में जो दूसरा सदस्य होगा उसको दिलाई जाएगी। और जो वरीयता का क्रम है वो कंटिन्यूटी से गिना जाएगा। मेरी 60 टर्म हो गई है लेकिन बीच में मैं 1 टर्म में नहीं आया, और किसी दूसरे माननीय सदस्य की 6 टर्म हो गई है लेकिन वो कंटिन्यूटी में है, तो उनको वरिष्ठता दी जाएगी। ये सारा इसका नियम है जी। और संसदीय प्रक्रिया की एक खासियत ये भी है कि इसमें प्रोटेम स्पीकर सत्ता पक्ष का हो यही जरूरी नहीं है, विपक्ष का भी हो सकता है। क्या ये बात सही है? जी जी, ये बिल्कुल सही है। बहुत से अवसरों पर इस बार राजस्थान की विधानसभा में भी विपक्ष का बना था, तो कई जगह विपक्ष के बनते हैं और वो केवल सीनियरिटी के आधार पर और वरिष्ठता के आधार पर बनते हैं, और वो सब अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, क्योंकि वो राज्यपाल महोदय या महिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ या महोदय के यहाँ अपना शपथ ग्रहण करते हैं, और वो शपथ ग्रहण करके उसके बाद आते हैं। उसके साथ ही वो अपनी एक सभापति तालिका भी बनाते हैं, क्योंकि लगातार 10-12 घंटे बैठकर शपथ दिलाने में उनके असिस्ट करने के लिए सभापति होते हैं।
उनको भी शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। बिल्कुल। अगर हम संविधान की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर के इस पद को लेकर उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर इस पद की बात करें, इस पद की महत्व की बात करें, जैसा कि अभी आपने भी बताया, और जिस तरीके से ये सत्र के शुरू होने से पहले, अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले जो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराते हैं, अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण पद ये हो जाता है। ये बिल्कुल हो जाता है। जो ही चुनाव आयोग राष्ट्रपति महोदय को निर्वाचित, नवनिर्वाचित या पुनर्निर्वाचित सभी सांसदों की सूची प्रकाशित कर देता है, उसी समय लोकसभा जो वर्तमान होती है वह भंग हो जाती है और लोकसभा के स्पीकर का काम भी उस समय समाप्त हो जाता है। इसलिए शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है और इसलिए प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है, वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, परंपराओं के आधार पर बनाया जाता है और वो उस समय में उसकी व्यवस्थाएं उतनी कारगर होती हैं या उतनी परिणामदायक होती है जितने एक चुने हुए स्पीकर की होती है। इसलिए 2 दिन में या 3 दिन जब तक अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता, प्रोटेम स्पीकर की वही अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो एक निर्वाचित अध्यक्ष के होते हैं। जी हाँ, और वो सम्मानित सांसदों में से एक है भर्तृहरि मेहताब की अगर बात करें, 2017 में उनको विशिष्ट सांसद के लिए सम्मानित किया गया था। घनश्याम जी, अगर व्यक्तित्व की बात करें, हमने देखा है कि समय समय पर भर्तृहरि मेहताब के वक्तव्य सदन के भीतर हो बाहर हो, उनको खासा महत्व दिया जाता रहा है। एक व्यक्ति के तौर पर कैसा देखते हैं उनको? देखिए, मैं उनके साथ कमेटी में रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो वो बहुत परिपक्व हैं और सीजन है और ताकि उनकी थिंकिंग है, विचार है और वो एक परंपरागत रूप से राजनीति से जुड़े हुए हैं। उड़ीसा के जो पहले मुख्यमंत्री थे हरिकृष्ण राव जी मेहताब, उनके लड़के हैं और 6 बार लगातार कटक जैसी सीट से लगातार जीत कर आना, ये उनके परिश्रम का, उनकी सक्रियता का और जन समर्थन का आधार है। तो जन समर्पित और जन समर्थित जो नेता होते हैं, जिस पद पर भी जाते हैं वो उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हैं, उस पद की गरिमा बढ़ाते हैं और गरिमापूर्ण तरीके से काम करते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुनर्निर्वाचित सांसद हैं उनको तो संसदीय प्रक्रिया के बारे में मालूम होता है। इस बार की अगर बात करें तो 52% ऐसे सांसद हैं जो पहली बार संसद में पहुंचे हैं। तो पहली बार चुनकर संसद पहुंचने वाले सांसदों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना महत्वपूर्ण होता है लम्हा? जी, उनके लिए लम्हा उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो शपथ प्रारंभ करने से पहले कुछ नियम कानून कायदे बताते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। बाकी जो नियम और प्रक्रियाओं की पुस्तकें हैं उनमें सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये लम्हा उनके लिए जो पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं सदन में, उनके जीवन का सबसे अप्रतिम क्षण होता है। जी बिल्कुल, आपसे ये समझना चाहेंगे, आपका भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है एक सदस्य के तौर पर भी, प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर तब से लेकर अब तक, यानी कि 1952 से लेकर अब तक, अगर कभी कुछ ऐसा खास हुआ हो जो कि अमूमन जो परिपाटी चली आती है उससे अलग है, तो हम चाहेंगे आज आप साझा करें। देखिए, आम तौर पर मैंने जैसा कहा कि आम तौर पर किसी भी सदन का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको ये 2-3 लोगों के उसमें नाम होते हैं। उनमें राज्यपाल महोदय एक को चुनते हैं या राष्ट्रपति महोदय एक को चुनते हैं, चुनकर उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। अब उसमें कई बातें होती है। सबसे वरिष्ठ सदस्य है और मंत्रिमंडल का सदस्य हो गया, मंत्रिमंडल के पहले शपथ हो जाती है, तो दूसरे नंबर के जो होते हैं उनको दिलाते हैं। और इसमें एक परंपरा हमेशा से रही है कि एक 7 बार जीता हुआ सांसद है या 8 बार जीता हुआ सांसद है और एक 6 बार भी जीता हुआ है। लेकिन 6 बार वाला अगर कंटिन्यूस है और 7 बार वाला और 8 बार वाला यदि बीच में गैप है, तो जो 6 बार वाला है लगातार वाला, उसको ही वरिष्ठ माना जाएगा और उनको ही प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाएगी। जी हाँ, और एक बात और महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर और उसका रिफ्लेक्शन सदन के भीतर भी नज़र आना चाहिए। उस संदर्भ में ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 74 महिला सांसद लोकसभा पहुंची हैं, कितना महत्वपूर्ण अंक है?
देखिए, महिलाओं के इस बार जो चुनाव लड़ने की संख्या थी वो हमेशा से जितनी होती है उनसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो निर्वाचित होकर माननीय सदस्य आई हैं वो 74 हैं। पिछली बार 78 थी। तो ये संख्या पर्याप्त है। जब 33% आरक्षण जब होगा तब इनकी संख्या पूरी होगी और वो होगा इसी 2029 तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लागू कर देंगे, तब महिला सदस्यों के बारे में ये सारा काम होगा। और भारत में तो महिला सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति 2 महिलाएं हो गई हैं, भारत में प्रतिपक्ष के नेता महिलाएं रह चुकी हैं, बहुत से राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं रह चुकी हैं और बहुत से वरिष्ठ मंत्रालय आज भी महिला मंत्रियों के वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालय उनके पास है। तो उनका अपना स्वरूप है और उनकी जितनी अधिक उपस्थिति होगी वो समाज के लिए भी और संसद के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि इस बार 18वीं लोकसभा की जो संरचना है, जो गठन हो रहा है, उसमें बहुत सारे सुंदर अंक हैं, बहुत सारे माइलस्टोन भी इस बार चुनावों में अर्जित किए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर का चूंकि आज उनकी शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ है और उसके बाद नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनको वो दिलवाएंगे शपथ। यहाँ पर अगर मैं प्रोटेम स्पीकर के अधिकार, उनकी शक्तियों की और उनके कार्यों की बात करना चाहूँ तो जो अध्यक्ष की शक्तियाँ, कार्य जो होते हैं, जो पावर अध्यक्ष के पास होता है, सेम प्रोटेम स्पीकर के पास होता है। बिल्कुल सही है। कोई अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाता है और व्यवस्था का प्रश्न शपथ ग्रहण के समय भी उठाया जा सकता है तो उठाता है। उस समय जो प्रोटेम स्पीकर व्यवस्था देता है उस व्यवस्था को उसी अनुरूप माना जाएगा जिस प्रकार का निर्वाचित अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएं देता है। एक दूसरे प्रोटेम स्पीकर भी उन्हीं नियम, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं से बंधे हुए होते हैं जिनसे अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। इसलिए 2 दिन तक, 3 दिन तक, जब तक अध्यक्ष का विधिवत निर्वाचन नहीं होता है तब तक प्रोटेम स्पीकर भी को उतने ही अधिकार है जितने माननीय अध्यक्ष को होते हैं। केवल उनको ही नहीं होते हैं, कई बार सभापति की तालिका में से जो सभापति सदन के आसन पर बैठते हैं उनको भी उतने अधिकार प्राप्त होते हैं जितने अधिकार आसन पर बैठने वाले अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये हमारी परंपराओं में है और ये व्यवस्थाओं में है, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में, कि इस प्रकार का कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। जी हाँ, अगर बात करें ग्रेजुएट सांसदों की तो ग्रेजुएट सांसदों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वो किस बात की ओर इशारा करता है? देखिए, भारत में उच्च शिक्षा का अब जो 60% लोग जाने लगे हैं, पहले बहुत कम जाते थे और शिक्षा का अपना एक महत्व है और जितने शिक्षित सांसद आते हैं उतना बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि केवल शिक्षा, ये जो डिग्री की शिक्षा है वो ही पार्लियामेंट्री व्यवस्था के लिए केवल पर्याप्त नहीं है, वो उनका अनुभव भी होता है। मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ कि के कामराज नाडार कांग्रेस के नेता रहे हैं बहुत पुराने और वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं आती थी, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमताएं और उनके काम करने का अपना अनुभव था। हमारे राजस्थान में स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के उपराष्ट्रपति पर भी गए। उन्होंने भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संसदीय परंपरा और मान्यताओं में इतने पारंगत थे कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए शैक्षिक योग्यता तो आवश्यकता है ही, लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री संसदीय परंपराओं की, मर्यादाओं की, प्रक्रियाओं का, संविधान का, इनका अध्ययन भी साथ साथ होना चाहिए। ये केवल डिग्री के माध्यम से नहीं हो सकता। जी, और बड़ी बात ये भी है कि अगर प्रोफेशन की बात करें तो बहुत सारे सांसद इस बार ऐसे निर्वाचित हुए हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन या तो कृषि को बताया है या समाज सेवा को बताया है। कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोनों ही संदर्भों में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के बहुत करीब हैं समाज सेवा भी और कृषि का पेशा भी। देखिए, भारत किसी समय उद्योग प्रधान देश था, अंग्रेजों ने इसको कृषि प्रधान देश बना दिया और अब 60% से ज्यादा आबादी कृषि पर है और किसान वर्ग से हैं।
तो जैसे मैं भी कृषि का ही मेरा व्यवसाय लिखा है मैंने, तो ये कृषि का काम भी करते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। कृषि से जो लोग आते हैं वो ग्रामीण व्यवस्थाओं से, ग्रामीण परंपराओं से, ग्रामीण रीति रिवाजों से और ग्रामीण संस्कृति से, लोक गीतों से, लोक संस्कारों से, इन सब से वो मंजे हुए रहते। तो वो आना और फिर उनका आना, जैसे भारत में लैंड रिफॉर्म्स के कानून बहुत पहले 1952 और 57 में प्रारंभ हो गए और आज भूमि सुधारों का एक बहुत बड़ा योगदान अपने वहाँ हो गया है। हमारे साथ पाकिस्तान हुआ, वहां पर भूमि सुधार कानून लागू ही नहीं हुए। तो ये किसानों के आने से और किसानों की संस्कृति में और किसानों के कठिनाइयों को समझने के कारण से जो लोग आते हैं वो सांस्कृतिक मूल्य भी समझते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धारा को भी समझते हैं, वो ग्रामीण व्यवस्था को भी देखते हैं और जितने अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं उतना अधिक योगदान हम उस क्षेत्र में दे पाते हैं। तो ये तो स्वागत योग्य है जी। साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 11% सांसद ऐसे हैं जो 40 वर्ष की उम्र से नीचे हैं, 38% ऐसे हैं जो 41 से 55 के बीच में हैं। ये जो युवा भागीदारी है इस बार देख रहे हैं 18वीं लोकसभा की संरचना में ज़्यादा देखने को मिल रही है। 6 को मंत्री पद भी दिया गया है। सरकार ने युवाओं पर भरोसा जताया है। इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है भविष्य को देखते हुए? देखिए, हर चीज के दो पहलू, युवाओं को स्थान मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ काम तो ऐसे जो युवाओं ने किए, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाई लड़ी और 26 साल की उम्र में वो चले गए, तो 26 साल की उम्र में वो सारा काम कर गए। महारानी लक्ष्मीबाई ने इतना बड़ा 1857 का संग्राम लड़ा, वो 23 साल की उम्र में थे। शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा काम किया, चारों मठों की स्थापना की और सांस्कृतिक एकता स्थापित की, वो 32 साल के थे। दयानंद स्वामी विवेकानंद ने 39 साल की उम्र में पूरा काम करके चले गए। इसके विपरीत अगर देखें तो अपने श्रीपाद पंडित दामोदर सातपुलेकर थे, उन्होंने 60 वर्ष की उम्र के बाद में सीखना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उन्होंने 72 साल की उम्र में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। तो जैसे प्रभुपाद गोस्वामी थे, वो 60 साल की उम्र के बाद विदेशों में जाकर इस्कॉन की स्थापना की। इसलिए उम्र का अपना एक महत्व है, लेकिन कम उम्र के लोग भी काम करते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी काम करते हैं। जिस समय भगवान जिसको जो अवसर देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, अनुभव और युवा जोश। और इस बार की अगर बात करें 18वीं लोकसभा की, तो उसमें अनुभव और युवा जोश दोनों नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अनुभव भी आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जितना अनुभव है हेड ऑफ द स्टेट रहने का, हेड ऑफ द कंट्री रहने का, उतना बड़ा अनुभव शायद इसमें किसी को नहीं है। तो उनका अनुभव से लाभ मिलेगा। और मंत्री भी जो है हमारे वरिष्ठ, वो भी बहुत लंबे लंबे अनुभव वाले हैं। और कई मंत्री तो ऐसे जो विधान परिषद में रहे, विधानसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, वैसे अनुभवशील लोग भी हमारे पास हैं। और नए निर्वाचित होकर आने वाले लोग भी हैं। अब 4 साल से तो 25 साल की और 26 साल की उम्र के आसपास ही हैं। तो ये बहुत अच्छा संयोग है, इसको बहुत अच्छा संयोग कहते हैं। मणि कांचन संयोग कहलाता है जी। ये मणि कांचन संयोग है, स्वर्ण और मणि दोनों का होता है। तो स्वर्ण मणि जो होती है वो स्वर्ण में जटित होती है। तो ये आज जो संयोग है युवाओं का और अनुभव वालों का, ये मणि कर्ण स्वर्ण मणि संयोग है। और सबसे बड़ी बात ये भी पूछना चाहेंगे हम, क्योंकि जो पुराने सांसद होते हैं या फिर पुनर्निर्वाचित सांसद हैं, उनको तो संसदीय प्रक्रिया के बारे में पता ही होता है। और आपने कहा कि अनुभव के साथ साथ ज्ञान भी हो जाता है संसदीय प्रक्रिया को लेकर। लेकिन जो पहली बार जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो उनको क्या कुछ संसदीय प्रक्रिया की बारीकियां सिखाने के लिए कोई प्रशिक्षण शिविर होता है क्या? क्या होना चाहिए क्या? देखिए, राजस्थान की विधानसभा में तो जब हम आए थे पहली बार 80 में, तब से लेकर लगातार आते रहे, तो उसमें हर बार प्रशिक्षण होता था। मैं भी जैसे इसी बार जो संसद चुनकर आए हैं, उसका 2 दिन का प्रशिक्षण का शिविर था, तो मैं प्रशिक्षण देने के लिए गया था। तो मैं समझता हूँ कि जो नए भी है पुराने भी हैं, इन सब के लिए अगर प्रशिक्षण हो तो वो जरूरी है। और प्रशिक्षण सबका हो, पक्ष और प्रतिपक्ष का हो।
तो इसमें प्रतिपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य से या संयोग से हम विरोधी दल बोलते हैं, हम विरोधी है ही नहीं, एक दूसरे के पक्ष और प्रतिपक्ष हैं, तो इसको प्रतिपक्ष का नेता बोलना चाहिए और पक्ष का नेता बोलना चाहिए। हम विरोधी नहीं है, हम लड़ाई करने नहीं आए यहाँ पर, हम पक्ष हैं और प्रतिपक्ष हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहला प्रशिक्षण तो ये होना चाहिए कि हम पक्ष और प्रतिपक्ष हैं, हम विरोध नहीं है। ये पहला प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। घनश्याम तिवारी जी, चूंकि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है और आज पहला दिन है, हालांकि शुरुआती 2 दिन जो हैं वो शपथ ग्रहण में ही जाएंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण काम भी होने हैं। 10 दिन का ये सत्र है जिसमें 8 बैठकें होनी है। इस सत्र को चूंकि पहला है 18वीं लोकसभा का, ये सत्र कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? और आगे के सत्र, आगे बजट सेशन भी होना, आगे सत्र के लिए क्या कोई एक रूपरेखा सेट होगी या सरकार का जो दृष्टिकोण है आगे के सत्रों के लिए वो सेट होगा, उसकी एक छवि जो है इस सत्र में देखने को मिलेगी? देखिए, ये जो सत्र होगा वो कई शंकाओं के समाधान करने का सत्र जी। प्रेस के माध्यम से या विभिन्न माध्यम से ये बातें जो फैलाई जा रही हैं कि ये तो एनडीए की सरकार है, ये संयुक्त सरकार है, इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो ये जो सारी शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान करने वाला सत्र होगा। और ये सत्र ये बताएगा कि ये तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है वो उतनी मजबूत सरकार है, उतने ही मजबूत निर्णय लेने में सक्षम है जिसने पहले 2 बार लिए। तो ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से इस बात का प्रस्फुटीकरण होगा। उसके बाद में इस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो 2-3 दिन जो बहस चलेगी दोनों सदनों में, उसका जो सार निकल कर आएगा वो ये संदेश देगा कि ये सरकार उसी प्रकार मजबूत सरकार है जिस प्रकार पहले 2 बार थी, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, सब दलों की सरकार है, लेकिन प्री पोल अलायंस की सरकार। और प्री पोल में सभी राजनीतिक दल जो इसमें शामिल हैं उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जारी किए थे और सब एक दूसरे से मिलते हुए थे, किसी में मतभेद नहीं था। इसलिए जो मतभेद की बात करते हैं उन सब शंकाओं का समाधान होगा और सरकार की मजबूती का संदेश देने वाला है सत्र होगा। जी, और ये जो चर्चा चलेगी उसका उत्तर अंत में प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन शुरुआत भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मतलब सत्र शुरू होने से ठीक पहले वो मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और क्या कुछ सत्र में रहने वाला है उसकी एक मोटी मोटी जानकारी वो साझा करते हैं मीडिया के साथ। ये कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, जब संसद शुरू होती है तो या तो संसदीय कार्य मंत्री या सदन का नेता अपनी तरफ से बताया कि सदन में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि तब तक प्रतिपक्ष के नेता का इनका चुनाव नहीं होता। तो पहले तो आमतौर पर इस सत्र के बाद जो दूसरे सत्र होते हैं उनमें 2 दिन पहले प्रतिपक्ष के सब नेताओं को बुलाकर उस सत्र में क्या होने वाला है वो चर्चा हो जाती है। लेकिन जब ये नहीं होता है तो प्रेस के माध्यम से ये बात बताई जाती है। लेकिन इसमें जो नियम है और जो परंपरा ये है कि पूरी शपथ होने के बाद में प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराते हैं और मंत्रिमंडल का परिचय कराना ये संविधान के अंतर्गत है और ये संवैधानिक परंपराओं के अंदर मंत्रिमंडल का परिचय कराते हैं। फिर शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है और फिर सदन का नेता माने प्रधानमंत्री जो हैं, जो लोकसभा में सदन के नेता हैं, वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाता है। एक वैधानिक प्रक्रिया है और इन 10 दिन की 8 सिटिंगों में यही होने वाला। जी, यहाँ पे आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चूंकि सत्र का ये पहला सेशन है तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है? सरकार के एजेंडे को या सरकार की नीतियों को किस तरीके से सामने रखना होता है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो इस अभिभाषण को और उसके बाद होने वाले धन्यवाद प्रस्ताव को, इस पूरी विधायी प्रक्रिया को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय 2 बार सदन में आने का होता है। एक तो जब नई संसद बनकर आती है तो उसमें उनका पहला भाषण होता है
एक हर साल जो पहला सत्र होता है उसमें उनका अभिभाषण होता है। ये अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा हुआ और मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया होता है। वो राष्ट्रपति महोदय जो सदन में आकर बोलते हैं वो सरकार के दृष्टिकोण को वहां प्रकट करते हैं, सरकार क्या चाहती है और सरकार क्या करना चाहती है। और संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत उसमें ये भी नीचे लिखा हुआ आता है कि इस सत्र में माननीय सदस्यों को क्या क्या काम करना है, ये बिजनेस में उसमें लिखा हुआ आता है। तो इस प्रकार का ये है। और फिर उसके ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया जाता है और वो जो पारित होता है वो सरकार के प्रति और सरकार के घोषित किए हुए कार्यक्रमों जी के हाँ, प्रति घनश्याम जी हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सत्र से ठीक पहले मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया के सामने एक मोटे तौर पर रूपरेखा रखते हैं कि सत्र में क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ करने वाली है सरकार। और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं हंस द्वार के समक्ष और यहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होंगे। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों,
जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए
भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना और हमारा ये सदन
वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से ठीक पहले मीडिया से बात करते हुए और बताते हुए क्या कुछ खास रहने वाला है इस सत्र में, हमारे साथ घनश्याम तिवारी लगातार जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ मेहमान। और उनसे एक सवाल ले लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस बार, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहला ये सत्र है जब नए संसद भवन के इस भवन में शपथ ग्रहण होगा सदस्यों का। लेकिन घनश्याम जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि सरकार बनाने के लिए बहुमत जरूरी है लेकिन सरकार चलाने के लिए सहमति की आवश्यकता है, और विपक्ष से उन्होंने अपील की कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री का क्या संदेश? प्रधानमंत्री जी का ये संदेश उनकी गरिमा, उनको पद की अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा और राष्ट्र के प्रति जो उनका सोच है और संसदीय परंपराओं में उनकी जो आस्था है और प्रामाणिकता है, उसका ये अपील है उनकी कि हम सब मिलकर 18वीं लोकसभा में भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के अपने संकल्प को पूरा करें और अमृत काल में हम सब लोग मिलकर काम करें। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम पक्ष और प्रतिपक्ष की भूमिका में रहें, हम पक्ष और विरोध की भूमिका में नहीं रहे। ये सर्वमत और सहमति का जो प्रधानमंत्री जी का एक आज अपील है, मैं समझता हूं कि इस अपील को प्रतिपक्ष समझेगा और समझकर इसके अनुरूप आचरण करेगा, जिससे हम राष्ट्र के विकास में और भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान कर सके। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है, पहला दिन है और प्रधानमंत्री ने 18 का जो अंक है भारतीय संस्कृति में उसका उल्लेख भी किया। ये कितना महत्वपूर्ण? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात शुरू की है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि 18 का अंक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 8 और 1 जोड़कर 9 होते हैं और 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता, उसके बाद शून्य आ जाता है। तो हमारे 9 का बहुत महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए 9 नवरात्र होते हैं, 9 तपा होता है, रामनवमी के दिन नवमी में भगवान का, राम जी का जन्म होता है। हमारे आयुर्वेद में एनाटॉमी में 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में बताई गई है, उनका 7 और 2 9 जोड़ भी 9 होता है। उनमें से 108 जो नाड़ियां हैं वो रक्त हृदय के में रक्त का संचार करती है, तो उनका 108 का जोड़ भी 8 1 9 होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो माला होती है, जिसमें माला फेरते हैं पूजा करते समय, मंत्र का उच्चार करते समय, उनमें भी 108 मणिये हैं। वो 108 मणिये उन 108 नाड़ियों का जो हृदय में रक्त प्रवाहित करती है उनका प्रतिनिधित्व करती है और उनका जोड़ भी 9 होता है। इसलिए इस प्रकार से हमारे यहाँ 9 का बड़ा महत्व है और प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्र के सामने इस 9 के महत्व को, हमारे शास्त्रीय महत्व को प्रतिपादित किया है। उसके प्रति मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके बाद में 18वीं लोकसभा में माननीय सदस्यगण 8 और 1 9 का महत्व समझेंगे और उसी परिपाटी में इसको ले जाकर ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। एक बात का और जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, आपातकाल का 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनका आशय क्या था इस अवसर पर आपातकाल का जिक्र करना और ये कहना कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा मजाक किया गया था 50 वर्ष पूर्व, इसका आशय क्या? देखिए, आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख, मैं भुक्तभोगी हूं। मैं 25 तारीख को सुबह न्यायालय में बैठा था
पुलिस के 2 कांस्टेबल आए, मुझे बोले आपका इस पर बुला रहे हैं, आप पकड़ कर जेल में डाल दिए। और जब मैं जेल में गया तो मुझे पता लगा कि तो 26 तारीख को मुझे जेल में डाला। 25 तारीख की रात को 12 बजे भारत के सभी नेताओं को, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधुलिमा, जॉर्ज फर्नांडिस, जितने भी लोग थे, मुरारजी देसाई, सबको जेलों में डाल दिया गया। और भारत में सेंसरशिप लागू कर दी गई। भारत में न्यायपालिका को समाप्त कर दिया गया। भारत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कानून द्वारा बदल दिया गया। भारत में अखबार जो है वो ब्लैक निकलते थे सेंसरशिप होकर, और 19 महीने तक सारा देश एक गुलाम, एक काल कोठरी, एक जेल बना रहा। इतना बड़ा अन्याय हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने बड़े आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण जी की किडनियां उसमें खराब हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी को बदलना पड़ा, और मैं उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं कि मुझे झुंझुनू की कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पीट कर पटक दिया और मरा हुआ समझकर रेल के डब्बे में फेंक कर आ गए। भगवान की कृपा से जो सफाई करने वाले आए, उन्होंने मुझे समझा कि जिंदा है, मुझे हॉस्पिटल में ले गए और सारे देश भर में 2 दिन तक जेलों में इसके लिए उपवास हुआ। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरा परिवार भुक्तभोगी है, और ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जो भुक्तभोगी हैं। भारत के इस 75 वर्ष के कार्यकाल में सबसे काला अध्याय अगर है, संविधान को समाप्त करने वाला अध्याय अगर कोई है, तो वो आपातकाल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज 24 तारीख को इस बात की याद दिलाई है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा एक कर्तव्य है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में फिर ऐसा काल आज नहीं आए। इस परंपरा और इस मान्यताओं के साथ ये उन लोगों को भी चुनौती है जो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अरे जो संविधान को टूर करके फेंक दिया था, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक सदाशयता के साथ में इस बात को याद दिलाया है कि आइंदा हम संविधान के प्रति समर्पित रहें और मूल अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, जुडिशरी विधायिका का अधिकार, सारे अधिकार बने रहें और हम लोकतंत्र के रास्ते पर चलते रहें। वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड वी आर द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल घनश्याम जी, मदर एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया और लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये सार्थक हो, और इसके लिए आज भी उन्होंने कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। सरकार को जो मैंडेट मिला है तीसरी बार, 30 गुना ज़्यादा मेहनत के साथ हम काम करेंगे, तो सबको साथ लेकर चल के और विकसित भारत का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री का, उसे पूरा करना है। ये बात आज प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में रेखांकित की। विपक्ष की भूमिका यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका है। विपक्ष सरकार पर अंकुश रखने का काम करता है, विपक्ष सरकार को सुझाव देने का काम करता है, विपक्ष संसदीय बहस को एक लेवल पर बड़ा कर रखने का काम करता है। विपक्ष भिन्न भिन्न समितियां जो लोकसभा राज्यसभा में बढ़ती है और जॉइंट समितियां बनती हैं, उनमें जब कानून आते हैं तो कानून जेपीसी को सौंपे जाते हैं। वो कानून बनकर जब आते हैं तो उनमें उनका भी सहयोग होता है, और एक प्रकार से प्रतिपक्ष का दायित्व होता है कि प्रतिपक्ष सरकार के उन कामों में, कानून बनाने के काम में, बहस के काम में, राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर अन्य सारे कामों में, और प्रतिपक्ष का होता है जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होती है, चेयरमैनों की बहुत बड़े सार्वजनिक संस्थाओं में नियुक्तियां होती हैं, तो उसमें प्रतिपक्ष के नेता का अपना महत्व होता है। तो उस महत्व के कारण से प्रतिपक्ष को भी उतना ही महत्व है जितना कि सत्ता पक्ष को है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और प्रतिपक्ष का कर्तव्य है हम मिलकर और सर्वमति से, सहमति से नया इतिहास लिखें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिक रूप से और स्पष्ट शब्दों से मर्यादाओं को और भविष्य को रेखांकित करते हुए ये बात कही है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की ये बात अपील करेगी और प्रतिपक्ष भी सर्वमत और सहमति के आधार पर चलने का प्रयास करेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है, महत्वपूर्ण है प्रतिबिंब, ये सवाल मैं पूछ लूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन और ऐतिहासिक भी, ऐतिहासिक इन मायनों में कि देश में जो संसद का नया भवन बना है वहां पर पहली बार जो निर्वाचित सांसद हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने वक्तव्य में भी किया और उन्होंने खासकर युवा सांसदों को बधाई भी दी।
होगी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? क्योंकि जो संसद का पुराना भवन है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, वो ब्रिटिश कालीन था, लेकिन अब ये नए भारत की नई तस्वीर पेश करता संसद का नया भवन, और पहली बार यानी कि ऐतिहासिक आज का दिन कि शपथ लेंगे निर्वाचित सांसद आज। देखिए, ये आज का दिन भी इतिहास में लिखा जाएगा और जिस दिन नया संसद भवन बनकर उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया गया, वो भी इतिहास में रेखांकित हो गया है। और हमने पुराने भवन को भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव देकर, खुद ने संविधान सदन नाम देकर उसकी मर्यादाओं को भी बढ़ाया है, उसको भी कायम रखा है। और नया जो संविधान सदन बना है, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो बने हैं, उनकी जो थीम है, जिस थीम के आधार पर उनको निर्माण किया गया है और जिस प्रकार के गैलरीज हैं, उन गैलरीज में भारत को दिखाया गया है, भारत का नक्शा दिखाया गया है, सांस्कृतिक भारत का नक्शा दिखाया गया है। युगे युगे ने भारत है, युग युग में भारत की किस प्रकार की बातें रही उसको दर्शाया गया है। तो ये केवल संसद भवन नहीं, ये हमारे सतयुग से लेकर कलयुग तक चलने वाली हमारी सांस्कृतिक जो धारा है उसको प्रतिबिंबित करता है ये सदन। इसलिए ये सदन न लोकतंत्र की मर्यादा तो है ही, ये हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की और हमारी सांस्कृतिक विरासत की, इनको भी धारण करके यहाँ पर है। तो इसलिए ऐसे सदन में आज शपथ ग्रहण करना ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं सभी माननीय सांसदों को जो नवनिर्वाचित हैं या पुनर्निर्वाचित हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, उनमें मैं भी अपने आप को जोड़ता हूँ। जी हाँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बिंदु आपने रखे संसदीय प्रक्रिया को लेकर, और 18वीं लोकसभा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत ख़ास है, उसकी जानकारी भी आपने हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें 18वीं लोकसभा की, तो 18वीं लोकसभा के आगाज़ के साथ ही पहले दिन सदन में क्या क्या होगा ख़ास, आइए डाल लेते हैं इस पर एक नज़र। जी आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा की पहली बैठक की शुरुआत जो है बस अब से थोड़ी देर में होने वाली है। संसद टीवी पर इसका लाइव प्रसारण होगा। सबसे पहले मौन रखा जाएगा जो सांसद है दिवंगत उनके लिए, उसके बाद महासचिव 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूची जो है वो सभा के पटल पर रखेंगे और सदस्य शपथ लेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो 18वीं लोकसभा की पहली बैठक में जो आज का बिजनेस है, आज क्या क्या खास होना है, ये हमने आपको बताया। और प्रतिबिंब कुछ ही देर में लोग ये जो प्रसारण है पहले सत्र की पहली कार्रवाई का, वो संसद टीवी पर आप लाइव देख सकेंगे। आप संसद टीवी के साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, हम दोनों को आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में 18वीं लोकसभा के नए सत्र का पहला दिन शुरू होने वाला है। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।